बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब को जेल में बंद किया हुआ है और हर वो कानून साजी करते जा रहे हैं जिससे इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक जेल में बंद रखा जा सके। और अब तो उनके वजीर खुल खुलाकर इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकियां भी देना शुरू हो गए हैं। जैसा कि हनीफ अब्बासी साहब ने, जो रेलवे के वजीर है, उन्होंने हाल ही में एक धमकी दी है बड़ी खौफनाक कि वक्त से पहले इमरान खान साहब की फातिहा पढ़ ली जाएगी अगर ये रवैये ना तब्दील किए गए तो नाजरीन इस पे जो है वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया सीएम सुहेल अफरीदी साहब ने। उन्होंने कहा जी कि ये ज्यादती है और इस पे हमारा बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। ये हमारी पख्तूनों की और कबायली रवायात को रौंदा जा रहा है। हमने उन्हें बुलाया था और वो आए थे हमारी दावत के ऊपर, दो लोग पीटीएम के, और उनका गायब हो जाना, इसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, ये जनाब उन्होंने कहा। अच्छा, एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और ये प्रोपेगेंडा कुछ साबिक वज़ीर आला गड्डापुर के साथ मुंसलिक कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वो कल से एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि सुहेल अफरीदी फैसल करीम कुंडी, जो कि गवर्नर है पीपल्स पार्टी का, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, उसको नई गाड़ी लेकर दे रहा है और पेपर भी लगाया हुआ था एक। तो एक्चुअली अब सुहेल अफरीदी ने क्लियर किया कि ये गड्डापुर साहब के दौर की समरी थी और मैंने इसको मुस्तरद कर दिया। यानी वो जो गंडापुर साहब के लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि सुहेल अफरीदी ने तो इमरान खान को छुड़वाना था, जनाब ये तो अब गाड़ियां लेकर दे रहा है, तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा कुछ ऐसे अकाउंट्स कर रहे थे जो गंडापुर के साथ मुंसलिक है। अब वो जो अकाउंट है वो खुलकर सामने आ गए। मैंने को बताया था कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ पार्टी के अंदर से बड़ी साजिश होनी है। आजकल बड़ी गेम तैयार की जा रही है, बंदे तैयार हो रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बड़ा करना कैसे है। तो मैं अब इतना ही आपको कहूंगा, ज्यादा बात मैं आपके सामने नहीं करता, कि गंडापुर साहब से मुंसलिक ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे, वो हमेशा उनकी तारीफें करते हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था। तो दूसरी जानिब से जवाब ये आया कि ये गंडापुर साहब के दौर में ही गाड़ी दी जा रही थी, हमने इसको मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया एक्सटेंशन के मामले को और ये इस्तिस्ना के मामले को, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने तो इसको ऐसे रिपोर्ट किया जैसे रिपोर्ट ही नहीं किया। मीडिया बात करता है कि जरदारी को ताहयात इस्तिस्ना क्यों मिल रहा है। मीडिया बात करता है कि जनाब ये अदलिया के साथ क्या हो गया, अदलिया को तबाह बर्बाद कर दिया। इन चीज़ों पे बात करता है। 243 पर बात करने की किसी मीडिया वाले को इजाज़त नहीं है, खुलकर इस पर बात ही नहीं कर सकते। आर्मी चीफ को जो चीज़ें मिल गई हैं, इसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त पंफलेट जारी किया गया है सोशल मीडिया पे और इसके अंदर सारी तफसीलात हैं। जो चीज़ें मिली है वो क्या है। 27वीं गैर आईनी तरमीम, फर्द वाहिद का बिला एहतसाब मुतलक इक़्तिदार और इख्तियार। आइंदा आने वाले आर्मी चीफ के लिए जो मुमकिना अहदाफ होंगे वो क्या किया करेगा जब नया आर्मी चीफ आया करेगा। वो माजी के 3 साल के बरक्स आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल का हो जाएगा। एक तो उसको ये फ़ायदा होगा। इसके बाद एक्सटेंशन की सियासी तगोदो से बचने के लिए वो खित्ते में एक नई जंग छेड़ेगा और फील्ड मार्शल बनने के बाद अपने मरते दम तक के लिए ये ओहदा लेकर ताहयात अमर हो जाएगा। इसके उसको फ़ायदे क्या होंगे। नंबर 1, उसका ओहदा ताहयात रहेगा। नंबर 2, ताहयात उसको मुराद मिलती रहेंगी। नंबर 3, ओहदे से बरतरफी तकरीबन नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगी। और नंबर 4, मुसल्लह अफवाज पर फील्ड मार्शल का मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 5, ताहयात इस्तिस्ना उसे मिल जाएगा, यानी मावराए अदालत कत्ल किया जाए, जबरी गुमशुदगियाँ की जाएं, करप्शन समेत हर किस्म की लाकानूनियत पर एहतसाब नामुमकिन हो जाएगा और बरतरफी का तरीक़ाकार सदर के मुआखज़े की तरह का, इम्पीचमेंट जैसे सदर की जाती है उस तरीके पर इन्होंने इस्तवार कर दिया है। यानी पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक तो ये नहीं हो सका। तो जो कौम मिलकर या जो मुल्क एक सदर को नहीं आज तक मुआखज़ा कर सका, वो एक आर्मी चीफ का मुआखज़ा क्या करेगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। और ओहदे से बरतरफी के लिए दोनों ऐवानों की 2/3 अक्सरियत दरकार होगी, जो कभी भी किसी भी जमात को नहीं लेने दी जाएगी। ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने अब सोच रखा है। तो नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मीडिया इसे कैसे रिपोर्ट करे, तो हमारा मीडिया तो ऐसे रिपोर्ट कर रहा है ना। बैनुल अक़वामी मीडिया इसको लाइफ एक्सटेंशन, लाइफ इम्यूनिटी का नाम दे रहा है। आप बैनुल अक़वामी मीडिया निकालें, जो पाकिस्तान के अंदर 27वीं आईनी तरमीम हुई है, जहां पे भी आप पढ़ेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि एक्चुअल तो रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं कि हमने कैसे अपने आइन को दफन कर दिया, तबाह बर्बाद करके रख दिया। वो पीटीआई वालों ने चाहे मजाक में किया हो, लेकिन जो उन्होंने एक पंफलेट निकाला ना आइन की ताज़ियत के लिए, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तारीख को आइन का इंतकाल हो गया और वजह जो है वो खौफे इमरान खान, जिसकी वजह से आइन का इंतकाल हुआ है। अब नाज़रीन, एक और जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर एक कॉलम अंसार अब्बासी साहब ने लिखा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें मेरा भी तस्करा उन्होंने नाम लिए बगैर किया है। तो इसमें ना पाकिस्तान ने अमली तौर पे अब ये फैसला कर लिया है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर एक हमला करेगा। ये खबर मैं आप आज दे रहा हूँ।
आज 13 तारीख है नवंबर की और मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर एक हमला करेगा। ये फैसला पाकिस्तान ने कर लिया है और इससे अमेरिका को बड़ी खुशी हासिल होगी। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला के बयान छोटे मोटे आ चुके हैं और फील्ड मार्शल और जो इदारा है वो अपनी नीयत पहले ही शो कर चुका है। और ये एक मुख्तसर जंग रहेगी या लंबी हो जाएगी, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। पाकिस्तान को सूट करती है एक मुख्तसर जंग, क्योंकि अफगानिस्तान के पास रवायती जंग लड़ने का कोई साजो सामान नहीं है। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास जदीद मिसाइल सिस्टम्स हैं कि वो पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला कर सकें। लेकिन लंबी जंग के अंदर, गुरीला जंग के अंदर वो इंटरनल नुकसान कर सकते हैं, अंदरूनी नुकसान कर सकते हैं, जो उनका एक पुराना तरीक़ाकार है। जैसे वो नेटो के साथ लड़े हैं बड़ा लंबा अरसा, तो क्या वो सालों तक इसको खींच लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर वो इसको सालों तक नहीं खींचते लड़ाई को, तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अमेरिका बीच में पड़ जाएगा और चाइना बीच में पड़ जाएगा। चाइना को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग इस वक्त सूट नहीं करती और ना ही रशिया ये चाहेगा कि यहाँ पे एक नई जंग लग जाए। तो अफगानिस्तान को कोई सपोर्ट एज सच मुझे नहीं लगता कि चाइना या रशिया के अलावा कहीं से मिलेगी, क्योंकि अमेरिकन तो वैसे ही उनसे बगराम एयरबेस मांग रहे हैं। अगर वो उन्हें वो एयरबेस दे देते हैं तो शायद पाकिस्तान के जो भारी हथियार हैं उनसे वो बच पाए। लेकिन अब पाकिस्तान का इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, पाकिस्तान कोशिश ये करेगा कि दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान से आ रही है, इंडिया उसको स्पॉन्सर कर रहा है बकौल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, उसको रोका जाए बॉर्डर से उस तरफ, वो इधर ना आए। ये पाकिस्तान की कोशिश होगी कि ये होना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान की कोशिश होगी एस्टेब्लिशमेंट की कि अमेरिका को किसी तरह हम राज़ी कर लें, अमेरिका हमसे खुश हो जाए। लेकिन जो अफगानों का लड़ाई का तरीका है वो बड़ा खौफनाक है। वो फिर लंबे अरसे तक कोई ना कोई चीज़ करते रहते हैं। तो पाकिस्तान ने को फतह तो करना नहीं है अफगानिस्तान का कोई इलाका, ऐसा सच तो हमारी नीयत है नहीं, और ना हम कोई उनके इलाके छीनना चाहते हैं। ऐसी भी कोई पाकिस्तान की जानिब से कोई स्टेटमेंट या कोई चीज़ ऐसी भी सामने नहीं आई। तो ना फतह अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर किसी इलाके को करना है। होगा ये कि दोनों ममालिक का नुकसान होगा और काफ़ी नुकसान हो जाएगा इस एडवेंचर के नतीजे में, और भारत भी पाकिस्तान के साथ इस बीच में शरारत कर सकता है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान जो है वो दोनों सरहदों पे एक साथ लड़ने के लिए तैयार है, भारत से भी लड़ लेगा और अफगानिस्तान से भी लड़ लेगा। क्या हमारी इकॉनमी इसकी इजाज़त देती है? एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला ये कहते हुए करता है कि वहाँ पे वो दहशतगर्द हैं जो हमारी सरजमीन पे अटैक करते हैं। तो इंडिया को भी फिर जवाब मिल जाता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला ये कहते हुए करता है कि वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं वो हमारी सरजमीन पे हमला करते हैं। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इंटरनेशनल तनाजुर में मैं इसके अंदर सही गलत की बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं तो हमने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देना है। इंडिया ये कहता है पाकिस्तान से दहशतगर्दी आती है तो हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना है। तो अगर आप एक जवाब को दुरुस्त समझेंगे तो दूसरे को भी फिर आपको दुरुस्त समझना पड़ेगा। और इंडिया में दहशतगर्दी बहुत थोड़ी होती है, पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी के वाकयात तवातर के साथ और बहुत ज्यादा होते हैं जो बड़े अफसोसनाक है। तो नाज़रीन, ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन अब जरा आ जाए कॉलम की तरफ। जो मैंने आपको तस्करा किया था, अंसार अब्बासी साहब ने एक और कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है कि आप सरेंडर करें, आपकी ये पॉलिसी गलत है। ये जो आपने फैसला किया टक्कर लेने का, या आप टक्कर के लोग जो इस किस्म की बात हुई थी उससे आप मुतासिर हो गए और उसके बाद आपने जो है वो एक टकराव की पॉलिसी इख्तियार कर ली, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिला? आपकी मकबूलियत होने के बावजूद आपको कबूलियत नहीं मिली और आपने जो तसादुम हुआ, जो एक नफ़रत को हवा दी गई और जो सोशल मीडिया के ऊपर नफ़रत फैली, तो इससे पीटीआई तबाह बर्बाद हो गई। इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ तब्दील करें, नॉर्मल किस्म की सियासत जो बाकी जमातें करती हैं उस तरह करें और फिर अपने लिए रास्ता बनाएं। तो अंसार अब्बासी साहब ये बातें कर रहे हैं। देखिए, मैंने ना अंसार अब्बासी साहब के कॉलम में, क्योंकि उन्होंने मेरे एक जुमले का तस्करा किया कि उन्होंने मेरी तकरीर से, इमरान खान साहब ने मेरे मौक़िफ़ से मुतासर होके ये वाली पॉलिसी अपना ली। तो अब्बासी साहब इमरान खान लीडर है, वो नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं है कि आप लोगों से मशवरा करके वो अपनी कोई ओपिनियन बना लेते हैं। मियाँ साहब, इमरान खान को अपनी ओपिनियन बनाने के लिए किसी दानश्वर की, किसी तकरीर करने वाले की, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी किताबों के नाम नहीं याद रखे होंगे जितनी किताबें उसने पढ़ ली हैं। वो इतना बड़ा आदमी है और उसका नॉलेज आप लोगों से बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो शानदार दिमाग है उनमें से एक इमरान खान का है। तो उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना आप उसको हैंडल कर सकते हैं। इमरान खान साहब अगर एक तकरीर से या कोई एक जुमले से मुतासिर होकर या सोशल मीडिया से मुतासिर होकर ये इसके अंदर कूद गया, आपकी ये सोच है, तो फिर आपकी सोच गलत है। ये एक्चुअली बारीक वारदात है। कर क्या रहे हैं? ये कर ये रहे हैं कि इमरान खान की सोच का मलबा लोगों पर डाल रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की सोच नहीं है लड़ाई झगड़े की, हम इमरान खान को रास्ता देना चाहते हैं, सारा मलबा लोगों पे डाल दो, इस पे डाल दो, उस पे डाल दो। भाई इमरान खान तो रोज कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। कोई और ये कहता है? जब नवाज शरीफ को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से प्रॉब्लम था, उसने ये कहा था। इमरान खान वाहिद आदमी हो, बार बार कहता है मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। वो तो ऑन करता है, फौज को तो गाली देता कोई नहीं है, फौज के साथ तो लड़ता कोई नहीं है। लड़ाई तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों पे है। देखिए, आपको नवाज शरीफ अगर आप ढूंढ रहे हैं ना इमरान खान के अंदर, तो वो आपको नहीं मिलेगा। इमरान खान ने जो भी किया वो खुद ही किया। मुझे बताएं ना, इमरान खान को यहां तक लाया कौन? आपने उसका इंतखाबी निशान छीन लिया, आपने उसको बेगुनाह जेल के अंदर डाल दिया, उसका इलेक्शन चोरी कर लिया, इंसानों का कत्लेआम किया गया, चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया। ये किसने किया सारा कुछ? 20-25 हज़ार बंदा गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। और आपने, यानी मैंने ये तकरीर की जून के आखिर में, और तो 25 मई 2022 को कौन कत्लेआम कर रहा था, लोगों को मार रहा था? तब पुल से किसने फेंका था इंसान को? तब किसने गाड़ियां तोड़ी थी, टॉर्चर किया था, तशद्दुद किया था, तबाही फेर दी थी? तब तो इमरान खान साहब डी चौक आने की बजाय वहां से लोगों को इसलिए वापस ले गए थे कि यहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा, और उसने मौका दिया था इस सिस्टम को एक मरतबा फिर चलने के लिए। तो ये कहानियां आप सुनाते हैं, आपको लगता है कि इमरान खान आपके कहने पे सरेंडर कर देगा। देखिए, ये वो लोग हैं जो जालिम को कुछ नहीं कहते, लेकिन मजलूम को कोसते रहते हैं कि तू क्यों खड़ा हुआ है, तू क्यों आवाज उठा रहा है, तू जुल्म के सामने झुक क्यों नहीं जाता? क्योंकि इनके अपने आका, इनके अपने लीडर्स जो है वो जुल्म के सामने झुक गए थे। तो ये कहते हैं इमरान खान भी जुल्म के सामने झुक जाए ताकि सारे एक जैसे हो जाए। लेकिन ऐसे ही सोच के हमें लोग हुआ करते थे यजीद और फिरौन के साथ भी। उन्हें भी ऐसे लोग मैसर थे जो डट जाने वालों को मसलियत की दावत देते रहते थे। इमरान खान साहब को हासिल क्या हुआ, ये आपने सवाल पूछा अंसार अब्बासी साहब। आज वो तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसका मुकाबला नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इस लेवल का मकबूल लीडर नहीं था, ये उसको हासिल हुआ। नंबर 2, पाकिस्तानियों को जो शऊर हासिल हुआ, पाकिस्तानियों को एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान के साथ किसने क्या किया। ना सिर्फ वो तारीख को जानते हैं बल्कि उसके हवाले देते हैं। अब नंबर 3, जो एस्टेब्लिशमेंट की एक बदमाशी है पिछले 70 साल से, वो बेनकाब हो गई। इमरान खान साहब ने कपड़े उतार के चौक में खड़ा कर दिया, बता दिया बादशाह नंगा है। ये तो माजी में कभी नहीं हुआ था, ये हासिल हुआ ना, ये तो कौम को फायदा हुआ इसका। फिर जो बरादरी और जुबान और लालच की बुनियाद के ऊपर वोटें पड़ती थी, आज वो नजरिए की बुनियाद के ऊपर वोटें पड़ती हैं पाकिस्तान में। ये इमरान खान साहब ने हासिल किया। फिर जो एक सियासी माफिया को बेनकाब किया, बहुत सारे सहूलतकारों को और तमाम शोबों में छुपे हुए ऐसे गिद्धों को बेनकाब किया जो हमेशा लोगों की सियासी लाशें नोच कर उनका गोश्त खाकर अपना गुजारा करते थे। झूठा करने वाले बेशुमार ऐसे लोगों को बेनकाब किया जो आज भी जालिम को नहीं रोकते, मजलूम को बुरा कहते हैं। ये इमरान खान ने किया और बेशुमार चीजें इमरान खान साहब ने हासिल की हैं। सोशल मीडिया की नफरत और गालम गलोच, ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज में है। अंसार अब्बासी साहब, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शिकवा गिला करते होंगे, तो मुझे बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, कभी कभी पीटीआई के लोग भी करते हैं। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर थोड़े बहुत लोग हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते हैं जो बदज़बान होते हैं। वो आपके मुआशरे का प्रॉब्लम है, वो लीडरशिप का नहीं है। मरियम नवाज बेशुमार ऐसे ट्विटर अकाउंट्स को और सोशल मीडिया अकाउंट्स को खुद फॉलो करती है जो गंदी मां बहन की घटिया गालियां देते हैं। इमरान खान एक को भी फॉलो नहीं करता। कभी अंसार अब्बासी साहब इस पे बात की है आपने? माओ और बहनों को गंदी गालियां देने वाले लोगों की निजी जिंदगी के ऊपर कीचड़ उछालने वालों को शरीफ खानदान बुलाकर इज्जत अफजाई करता है, अपने साथ बिठाता है। कभी इस पर बात की है आपने? इमरान खान तो ऐसा नहीं करता। उसने तो कभी किसी को नहीं कहा कि ये कहो और ये करो। इमरान खान की पार्टी में आज कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें से किसके मुंह से आप गालियां सुनते हैं? लेकिन मैं आपको बेशुमार दिखाता हूं पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के जो गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो ये इस हमाम के अंदर सारे लोग तकरीबन एक जैसे नंगे होते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी है ना, एक सोसाइटी है, उसका एक हिस्सा जो है उसकी जुबान थोड़ी सी बुरी है। तो वो जो एक हिस्सा जिसकी जुबान बुरी है, जिसको किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो हिस्सा सारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है थोड़ा बहुत। आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को निशाना नहीं बना सकते। ये बारीक वारदात है जो आप लोग डालते हैं। आप देख लें जाकर कौन लोग गालियां देते हैं और क्यों गालियां देते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अरशद शरीफ की लाश का मजाक कौन लोग उड़ा रहे थे? खुदा का नाम ले अंसार अब्बासी साहब, वहां पे आपकी जुबान नहीं खुलती। वजह सिर्फ एक है, ये लोग चाहते हैं कि क्योंकि नवाज शरीफ ने सरेंडर किया था तो इमरान खान भी सरेंडर कर दे। भाई मियां साहब ने सरेंडर करके इक्तदार ले लिया, इमरान खान साहब कहता है मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। और अगर वो सरेंडर नहीं कर रहा तो ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तानी कम से कम इस एक अजाब से तो जान छूट जाएगी कि बंद कमरों के फैसले करो, मुल्क को जैसे मर्जी चलाओ। तो इस्तिस्ना की बिला वजह जरूरत नहीं है। फील्ड मार्शल भी इस्तिस्ना ले चुके हैं। तो अब कुल मिला के कहानी ये है कि हर तरफ एक आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है।
आपको दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया, जबर किया, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, जिन्होंने हंसते खेलते मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया, आज हर पाकिस्तानी पाकिस्तान को जेल समझ के वहां से भाग के बाहर जाना चाहता है। हमारे पाकिस्तानी कश्तियों के अंदर यूनान के पानियों में डूब रहे हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे आधा पाकिस्तान तकरीबन चला गया है। पाकिस्तान के अंदर से जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के पाकिस्तान से बाहर भाग रही हैं। किसी तरफ कोई उम्मीद नहीं है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसी सूरत हाल में मैं आपको एक उम्मीद वाली खबर देना चाहता हूं, और यह खबर आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। मैंने ना अपनी जिंदगी में एक मरतबा नहीं, कई मरतबा एक चीज का तजुर्बा किया कि जब हालात बहुत बुरे हो जाते हैं ना, जब आपको लगता है कि सारा कुछ ही हाथ से निकल गया, जब आपको लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अब चीजें ठीक नहीं हो सकती, तो तब चीजें अचानक ठीक हो जाती, क्योंकि वहां से आपका रब चीजें अपने हाथ में लेता है। आप कोशिश करते हैं, कोशिश करना आपके जिम्मे, यानी रात का जो सबसे अंधेरा हिस्सा होता है ना, वो सुबह से पहले वाला होता है। ये बात आप अपने जहन में रखें। ये रात अब जितनी काली हो गई है ना, जितना अंधेरा फैल गया है, जितनी मायूसी फैल गई है, इसका मतलब है कि रात का वो पहर शुरू हो चुका है, जिसके बाद सवेरा आएगा। और एक बात आप अपने जहन में और रखिएगा। जनरल बाजवा एक दिन टेलीफोन पे बात कर रहे थे मेरे एक दोस्त से। वो मेरे दोस्त चाहें वो सुन रहे होंगे मेरा वीलॉग, अगर चाहें तो वो कंफर्म कर सकते हैं, वो खुद भी वीलॉग करते हैं। तो मैंने उनके स्पीकर फोन पे जनरल बाजवा को ये कहते हुए सुना कि आप ये नहीं जानते कि फौज का निज़ाम क्या है। फौज के अंदर जो आदमी आर्मी चीफ बन जाता है ना, फौज फिर उसको कभी भी कुछ नहीं होने देती। वो आदमी हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। जब तक वो मर नहीं जाता, फौज की जिम्मेदारी होता है, और फौज उस आदमी को कभी कुछ नहीं होने देगी जो कभी भी फौज का आर्मी चीफ रहा होगा। अब जो खबर मैं आपको देने लगा हूं ना, ये है बड़ी खबर। जनरल बाजवा तक तो हर आर्मी चीफ को यह लगता था कि क्योंकि वो फौज का आर्मी चीफ रहा तो रिटायरमेंट के बाद फौज उसकी प्रोटेक्शन करेगी और उसे कुछ नहीं होने देगी। ये कॉन्फिडेंस आसिम मुनीर साहब को क्यों नहीं है? सवाल ये पैदा होता है, वो क्यों लाइफ टाइम इस्तिस्ना लेना चाहते हैं? क्या उन्हें किसी बात का खौफ है? क्या उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो इससे पहले जनरल बाजवा को, उससे पहले जनरल राहील को, उससे पहले जनरल कियानी और जनरल मुशर्रफ को था कि फौज मुझे कुछ नहीं होने देगी क्योंकि मैं फौज का आर्मी चीफ रहा हूं, ये फौज का सिस्टम है और एक सेट पैटर्न है। आसिम मुनीर साहब को ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? ये चीज़ें हमें शायद मुस्तकबिल में पता चलेंगी, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि खौफ और डर मौजूद है, और इसी डर और खौफ के निज़ाम में से और इसी अंधेरे में से रोशनी फूटेगी, और जब वो रोशनी फूटेगी तब आपको मेरी ये बात याद आएगी, क्योंकि मैंने इंतहाई मायूसी के आलम में एकदम हालात को बदलते हुए देखा। जब बहुत घुटन वाला माहौल होता है ना, हर तरफ हब्स हो जाता है, तो तभी ठंडी हवा चलती है और बारिश आ जाती है। मैंने तो हमेशा यही देखा है। जब कभी घुप अंधेरा हो जाता है ना, तो रात का वो आखिरी पहर होता है, उसके बाद सुबह की रोशनी निकलती है। अब ये घुप अंधेरे का वक्त है। अच्छी खबर ये है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। कोशिश सिर्फ ये करनी है कि आपने हार नहीं माननी, आपने दिल नहीं छोड़ना, पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहे, जुल्म के खिलाफ बोलते रहे, गलत को गलत कहते रहे और सही को सही कहते रहे। आप डटे रहे ताकि कल को आपको अफसोस ना हो कि उस लम्हे आप पीछे हट गए थे। याद रखिएगा, ये लड़ाई पाकिस्तान जीतेगा, बस पाकिस्तानियों ने दिल नहीं छोड़ना। वक्त ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल में। मैं आपको उम्मीद दे रहा हूँ, कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रहा। मेरा दिल कह रहा है कि चीज़ें बदलने वाली हैं, और ऐसा नहीं है कि फ़ौरन बदल जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी अंधेरी रात है ना, सुबह उतनी खूबसूरत होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।